Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में खबर चर्चा में है जहां पर हिमालयी क्षेत्र में लगभग 40 मजदूर एक टनल के अंदर फंस गए हैं। आपने मेरा ख्याल से इस खबर को सुना होगा कि करीब 40 मजदूर एक टनल के अंदर फंस गए हैं, क्योंकि टनल जिस हिसाब से बनाई जा रही थी तो उसका एक हिस्सा कोलैप्स कर गया है। तो मजदूर अंदर थे और टनल के बाहर से निर्माण कार्य की गतिविधियां चालू थी। कोलैप्स हो जाने से जो उसका रास्ता है वो अवरुद्ध हो गया है और अब वो लोग अंदर से ही बाहर निकलने के प्रयास में लगे हुए हैं और बाहर से भी सरकार के द्वारा और लोगों के द्वारा काफी सारे प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है इसमें कई एंगल से आप इसको समझ और पढ़ सकते हैं। एक एंगल तो ये हो जाएगा कि आप इसमें ये पता करें कि किन किन तकनीकों का इस्तेमाल करके सुरंगों को बनाया जाता है। एक आप ये पढ़ सकते हो कि किन तकनीकों का इस्तेमाल करके उनको बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे इस खबर में कई सारी चीजें हैं। ये भी बताया गया है कि बाहर से कई सारी मशीन्स मंगाई गई हैं ताकि उसको फिर से ड्रिल किया जा सके। अब ड्रिल भी देखिए कोई छोटी दीवार पर नहीं करना है, एक बहुत ही गहरा सुरंग का हिस्सा है, बहुत बड़ा मलबे का हिस्सा है, इसलिए उनको रेस्क्यू करने के कई सारे प्रयास पिछले कुछ समय में विफल होते हुए दिखे हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड टनल कोलैप्स, मैसिव ऑपरेशन टू रेस्क्यू 40 या 40 ट्रैप्ड लेबरर्स, क्या है पूरी प्रक्रिया को भी समझते हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये होगा कि हिमालयी क्षेत्र में जो निर्माण गतिविधियां हैं, है ना, उनकी कितनी परमिशन दी जानी चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसे कभी भी हादसे होते हैं, एक सवाल यही उठता है कि आखिरकार वहां निर्माण कराते ही आप लोग क्यों हैं। अगर आप लोग निर्माण न कराएं तो इस तरह की गतिविधियां या इस तरह की परिस्थितियां हों ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझेंगे कि इस पर क्या व्यू होना चाहिए अगर आप एक विद्यार्थी के नाते इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, और अगर आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो आप किस तरह से एक संतुलित उत्तर दे सकते हैं। तो जो सवाल है वो बेसिकली विकास बनाम पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और उसके साथ ही जो डिजास्टर की घटनाएं होती हैं उनको कैसे कम से कम किया जा सकता है। तो चर्चा के बिंदु देखिए कौन कौन से हैं। पहला तो खबर में क्यों है, तो आपको क्लियर हो गया कि एक जो टनल थी, है ना, टनल क्या हो गई, कोलैप्स कर गई। अब हो गई दिक्कत। तो ये जो टनल है ये कहाँ से जुड़ी है, किस क्षेत्र में बनाई जा रही थी। इसमें एक शब्द आएगा चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना। आपने इसके पहले मेरे ख्याल से इसके बारे में पढ़ा होगा। चार धाम जो उत्तराखंड में मौजूद है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बाकी के दो, उनके लिए कनेक्टिविटी शुरू की जा रही है ताकि किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में श्रद्धालु वहां तक जा सके। ठीक है, तो इसी में एक टनल का नाम आएगा सिलक्यारा टनल या सिलक्यारा सुरंग, जिसमें दुर्घटना हुई है। तो हालिया कौन कौन सी स्थितियां घटी हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बनी है। इसके अलावा हिमालय इको सिस्टम की बात आती है कि कैसे हम उसको वापस से पुनर्स्थापित कर सकते हैं, और आगे की राह के अंतर्गत आप कुछ सुझाव दे पाएंगे ताकि आप उत्तर में निष्कर्ष वाला जो सेक्शन है आपका, कौन सा, निष्कर्ष वाला जो सेक्शन है उसे आप पूरा कर पाओ। तो जीएस पेपर 3 कौन कौन से सेक्शन है आपके। पहला तो आपका पर्यावरण, ठीक है, दूसरा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, आपदा प्रबंधन, उसके अलावा आप डेवलपमेंट के कुछ कार्यों को इससे जोड़ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपके लिए है जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ। फाउंडेशन बैच आईएएस 2025 की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतर बना सकते हैं। अगला आपको इसमें मिलेगा अभ्यर्थी से अधिकारी तक। तो एक तरह की नई हम कहें नया प्लान है जो अकेडमी ने आप सभी के लिए शुरू किया है। फुली पेड ऑनलाइन क्यूईपी फॉर मेंस, अगर आप मेंस निकालते हो तो आपको गाइडेंस, इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम मिल जाता है। अगर आप इंटरव्यू भी निकाल लेते हो तो आपकी फीस भी आपको रिफंड मिल सकती है, बशर्ते आप पढ़ाई ठीक से करें और अधिकारी बनने का आपका सफर आप पूरा करें। ठीक है, अगला है ऑप्शनल को लेकर के। कई विद्यार्थी पूछते हैं सर ऑप्शनल क्या क्या ले सकते हैं। पीएसआईआर, एंथ्रो, मैथ, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, यानी आप अलग अलग एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेस्ट है। तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगला, अगर कोई इश्यू आ रहा है पेमेंट करने में तो ये ईएमआई ऑप्शन को भी आप चूज कर सकते हैं और आसान किस्तों में आप अपने पूरे कोर्स को परचेज कर पाओगे। चलिए, तो खबरों में क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड में, कहा उत्तराखंड में, याद रखिएगा,
12 नवंबर को एक सुरंग का निर्माण चल रहा था, ठीक है, और उस सुरंग का ढांचा ढह गया, लगभग 40 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए। अब मैं उत्तराखंड को हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में कई सारी अक्सर ऐसी त्रासदियां होती रहती हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि बताइए कि उत्तराखंड के अंतर्गत हाल के वर्षों में कई सारी घटनाएं ऐसी देखने को मिली है, कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात को पूरा कीजिए। उदाहरण के रूप में, इस रूप में उदाहरण के रूप में आप इस प्रक्रम का उल्लेख कर पाओगे कि एक बार और इस तारीख को ऐसी घटना घटित हुई थी और जिसके बाद काफी सारे जो श्रमिक थे, लगभग 40 श्रमिक, उनको निकालने के प्रयास शुरू किए गए थे। सुरंग जो है चार धाम ऑल वेदर परियोजना का हिस्सा है, जैसा मैंने आपको बताया, और जो चार धाम ऑल वेदर परियोजना है इसकी शुरुआत 2016 के आसपास आपको दिखाई देती है। हर मौसम में कनेक्टिविटी को देने के लिए लगभग 889 किलोमीटर लंबी पहाड़ी सड़कों को चौड़ा करने के लिए एक राजमार्ग विस्तार की परियोजना शुरू की गई है। कौन सी? राजमार्ग बनाएंगे, एक तरीके से हाईवेज बनाएंगे, ताकि जो सड़कें वहां पर मौजूद है उनको और हम चौड़ा कर सके, ताकि आने और जाने वालों को आसानी हो सके। तो परियोजना की परिकल्पना 2016 में की गई और ऊपरी हिमालय में, कहा ऊपरी हिमालय के क्षेत्र में उत्तराखंड के चार प्रमुख मंदिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को ये कवर करती है। जैसा आपको इस नक्शे में दिख रहा होगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। अब यहाँ से ऋषिकेश से ये यात्रा शुरू हो सकती है, अगर आप चाहो तो यहाँ से जा सकते हो और फिर इस तरह से धरासू होते हुए आप यमुनोत्री जा सकते हो, धरासू से या फिर गंगोत्री के लिए जा सकते हो। ऋषिकेश से फिर आप आगे बढ़ोगे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से आप केदारनाथ जा सकते हैं और फिर बद्रीनाथ जा सकते हैं। इस मैप को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए तो चार धाम का रूट मैप कुछ इस तरह से बनाया गया है और इसी रूट मैप के अंतर्गत आपको वाली सुरंग दिखेगी। कहाँ दिखेगी? अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं, जैसे ये यमुनोत्री है, गंगोत्री है, यहाँ है गोमुख, क्या है? गौमुख। तो अगर आपने इनके नाम भी सुने होंगे और कहीं मैचिंग कराने के लिए आ जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि अच्छा ये उत्तराखंड से संबंधित है। इसी तरह आपको यहाँ दिख रहा है वसुधारा फॉल, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, आपको याद होगा यूपीएससी से पूछ चुका है। चिल्क्यारा जो सुरंग दुर्घटना हुई है उसको थोड़ा सा समझिए आप। तो जो टनल है, देखिए यहाँ से शुरू होती है डंडल गांव, एक रास्ता बनाया जा रहा है सिलक्यारा के लिए, है ना। तो यहाँ पर ही लगभग 4.5 किलोमीटर की सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से लगभग इसका 2.34 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बन गया है, ठीक है, और लगभग 1.75 किलोमीटर डंडल गांव की साइड से भी कंप्लीट हो गया है, कुछ यहाँ से कंप्लीट हो गया है। दिक्कत ये आई कि जब काम चल रहा था तो बीच में ही सिलक्यारा साइड वाला जो हिस्सा है वो कोलैप्स हो गया और 40 लोग अंदर फंस गए। अब चूंकि लोग फंसे हुए हैं, ऐसे में एक समस्या ये भी है कि उनको कैसे रिलीज दें, क्योंकि सुरंग का हिस्सा ऐसा होता है जहां पर अगर बंद हो जाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो पाएगी। कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर पानी नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो फंसे हुए लोगों को फिर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, अलग तरह की सप्लाई दी जा रही है। अब क्योंकि अंदर फंसे हैं, जो ऑक्सीजन पाइप गई हुई थी कोलैप्स हो जाने से वो भी टूट गई, ठीक है। अब उनको भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, तो ये सभी चीजें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब जो पाइप ऑक्सीजन के लिए गया है उसी तरह एक पाइप पानी के लिए डाला गया है। तो जो भोजन है इसको भी पाइप के जरिए प्रेशर के माध्यम से अंदर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाए। कल को अगर हम उनको बाहर निकाल भी लेते हैं किसी तरह से, तो ऐसा ना हो कि किसी तरह की कैजुअलिटीज अंदर हो जाए। अब कुछ कैजुअलिटीज यानी कुछ दुर्घटनाएं अगर आप देखेंगे हालिया समय में, उसका कारण भी आपको यही दिखेगा जो डेवलपमेंट से जुड़े कार्य है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एक जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही थी। वहां पर डायवर्जन के लिए कुछ सुरंगें बनाई गई, उसमें भूस्खलन की घटनाएं। देखिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है उसमें अगर आप कुछ को आंसर लिखने होंगे तो ऐसे ही आप उत्तर लिखोगे, उसमें सीधे सीधे से क्वेश्चंस आते हैं और आपके पास फैक्चुअल जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर आपको तथ्य पता होंगे कि अच्छा फला घटना वहां हुई थी, फला घटना वहां हुई थी, तब आप उस उत्तर को लिख पाओगे। तो इस तरह के फैक्ट्स आपको याद करके रखने होंगे, कहीं पर नोट करते हुए चलिए। अगला आप देखोगे तीस्ता नदी में अचानक से बाढ़ आई थी और सचुंगथांग बांध यहाँ से कोलैप्स हुआ था। इसके अलावा जोशीमठ में आप देखोगे सड़कों और कंक्रीट की संरचनाओं में दरारें दिखाई दे रही हैं कई जगहों पर। तो एक चिंता ये भी है कि यहाँ की भी सड़कें कुछ समय बाद कोलैप्स ना कर जाएं, क्योंकि होता क्या है कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ये अपने आप में, खासतौर से हिमालयी जो क्षेत्र है, ये ठोस चट्टानों से नहीं बने,
यहाँ पर क्या है, मलबा है और उस तरह चट्टाने हैं और फिर पत्थर है और फिर आप देखोगे थोड़ी थोड़ी उस तरह चीज। तो ओवरऑल जो सतह है वो भुरभुरी है। कैसी है? भुरभुरी है। और यहाँ पर जो निर्माण के कार्य जैसे ही किए जाते हैं वो टूटने लग जाती है, धंसने लग जाती है। ये एक बड़ी समस्या है निर्माण कार्यों के लिए। ठीक है, ये एक चित्र देखिए लगाया गया है कि जो तीस्ता बांध है वो पहले किस तरह दिख रहा था और जब बाढ़ आई और बांध टूटा तो वह किस तरह से दिख रहा था। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है, हिमालयी क्षेत्र है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या कारण है कि यहाँ पर इतनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं, पहला तो ये है कि यहाँ पर विकास परियोजनाओं को लागू करना बहुत संवेदनशील कार्य है। क्यों संवेदनशील है? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने किसी भी तरह के बड़े प्रोजेक्ट को बिना किसी असेसमेंट के शुरू कर दिया, कोई भी चट्टान खिसक जाएगी, टूट जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा आर्थिक के साथ साथ लोगों के जान माल को भी खतरा हो सकता है। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, किस चीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं लेकर के जा रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। आप सोच करके देखिए, पहाड़ों के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको एक आदत होती है, पहाड़ से कभी नीचे जाना है तो उनको पता है किस तरह से जाना है। तो अगर आप पहाड़ी इलाकों को मैदानों की तरह जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैदान में जो जमीन है वो आपके सामने ठोस है, लेकिन पहाड़ी संरचना को आप इतना डेवलप नहीं कर सकते, इसलिए छोटी छोटी पगडंडियां वगैरह पहले बनाई जाती थी। परियोजनाओं को अक्सर हिमालय की अद्वितीय पर्यावरणीय दशाओं की उपेक्षा करके लागू करना एक बड़ा कारण है कि आप इस बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि वहां पर वहनीय क्षमता है कितनी, कितना वो सहन कर सकता है ना, कितना वो सस्टेन कर सकता है। और आपने पता चला कि उसकी क्षमता है सिंगल लेन बनाने की, आपने वहां पर डबल लेन बनाना शुरू कर दिया, आपने अतिरिक्त पहाड़ी को काटा, जैसे ही काटेंगे पहाड़ी ढह जाएगी। अगला क्या है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी हो रहा है, तो उसके चलते फिर परिस्थितियां और भी ज्यादा विपरीत होती जा रही हैं। ये दुर्घटनाएं चिंताजनक क्यों है भाई, क्यों जरूरी है, क्यों हम इसकी चिंता करें? ठीक है, होने दीजिए, देखिए ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा 40 लोग फंस गए, है ना। इसी तरह कई बार वहां पर काम करने वाले श्रमिक मजदूर लोग इन परियोजनाओं के दौरान जब भी कभी ऐसी दुर्घटना होती है तो उसकी चपेट में आ जाते हैं, कई बार बह जाते हैं, कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके गंभीर प्रभाव है। तो आर्थिक प्रभाव तो है ही, पता चला आपने 2000 करोड़ रुपए की कोई परियोजना शुरू कर दी, ठीक है, 2000 करोड़ रुपए कम तो होते नहीं है, जनता का पैसा है और आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप विकास कार्य कराएं, लेकिन असेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने असेसमेंट नहीं किया तो परियोजना में इतने समय भी लगा, इतने लोगों की भी जान गई और साथ साथ आपके धन बल की भी काफी ज्यादा हानि हो गई। उसके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, कौन से इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, उनको ध्यान में रखना होगा, उसके साथ ही ये काम करने होंगे। और जो भी नेगेटिव पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा। कि पता चला आपने किसी घाटी में कार्य को शुरू कराया, वहां पर आपको कई सारे पेड़ काटने हैं, तो पेड़ों को काटने से बचना होगा, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं। तो कल को वो मिट्टी ढीली होगी, भुरभुरी होगी और आपका जो पहाड़ है, जो भी वहां पर संरचनाएं हैं, वो खिसकने लग जाएंगी, ढहने लग जाएंगी। और आप वहां पर ब्लास्टिंग कर रहे हो, आप वहां पर टनल्स बना रहे हो, तो टनल भी ढह जाएगी, जैसा भी हुआ। इसके अलावा एक उपाय ये भी हो सकता है कि जब भी कभी ऐसे निर्माण कार्य हो तो असेसमेंट ठीक से हो जाए, क्योंकि अगर असेसमेंट में कोई भी त्रुटि होती है, तो जैसा अभी इस बार हुआ है, तो जो चट्टानें ऊपर आपको दिख रही थी, जिन चट्टानों में टनल बनाई जा रही थी, ऐसा पता चला उनके जो कण है जिससे वो चट्टान मिलकर के बनती है, वो भुरभुरी वाली चट्टान थी। जब वो गिरती जा रही है, वो झड़ती जा रही है, जिस तरह ज्यादा मलबा साफ करने की कोशिश करते हैं वो और झड़ जाती है, तो फिर से रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए निकालने के प्रयासों में और ज्यादा समस्या आ रही है। तो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए क्या क्या पहल की गई है, ये आपको उत्तर में लिखने की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी। देखिए, ये टॉपिक आपको बहुत स्लो लग रहा होगा, मैं जानबूझकर इसको बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें जरूरी बात यही समझना है कि इसके 2-3 प्रश्न आते हैं, लेकिन सॉलिड आते हैं। अगर आपने ठीक से पढ़ा है, अगर आपके पास कोई विजन है लिखने का, तभी आप उसके उत्तर लिख पाओगे। तो एक है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। कौन सा मिशन है? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। अब 11 राज्य आते हैं इसमें, कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और सभी पूर्वोत्तर के राज्य और पश्चिम बंगाल का हिस्सा भी। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र आपको पता है दार्जिलिंग वाला एरिया है, जो कि हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सभी इसमें आते हैं। तो राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशन जो शुरू किए गए हैं, उनमें से एक ये भी है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। अगला क्या है?
सिक्योर हिमालय परियोजना। कौन सी परियोजना? सिक्योर हिमालय परियोजना। तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के द्वारा ये वित्त पोषित है और सतत विकास के लिए वन्यजीव संरक्षण और अपराध रोकथाम पर वैश्विक साझेदारी, जिसे आप वैश्विक वन्यजीव कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं, उसका एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसके जरिए उच्च श्रेणी की हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में अल्पाइन चारागाहों और वनों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाता है। जैसा भी मैंने आपको पीछे समझाया कि वहां पर जो वन मौजूद हैं, अगर आप उन सभी को काट देंगे या पेड़ों को वहां से हटा देंगे तो जो क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, वो और ज्यादा फ्रेजाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ज्यादा फ्रेजाइल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो पत्थर हैं, जो चट्टाने हैं या जो भी मिट्टी है, वो पेड़ों के जरिए बंधी हुई है। जैसे ही आपने पेड़ों को काटना शुरू किया, ये सभी ढहना शुरू हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि वनों का उन्मूलन अपने आप में कहीं पर भी समस्या का या विनाश का कारण बन सकता है। तो क्या इसके लिए सरकार ने कोई कमेटी वमेटी नहीं बनाई थी क्या? आप ऐसा सवाल पूछ सकते हो। बिल्कुल बनाई थी। देखिए, एक मिश्रा समिति का जिक्र आता है यहाँ पर। कौन सी समिति? मिश्रा समिति। इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी एक रिपोर्ट आई थी 1976 में, 1976 में। इन्होंने हिमालयी क्षेत्र में भारी निर्माण कार्य, विस्फोट और वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। तो आप अपने उत्तर की पुष्टि के लिए या अपने सुझाव की पुष्टि के लिए इनकी रिपोर्ट को भी कोट कर सकते हो, तो आपका उत्तर और प्रमाणित हो जाएगा, आपकी बात को और वजन मिल जाएगा कि अच्छा ठीक है, मिश्रा समिति ने 1976 में ऐसा कहा था कि हिमालय क्षेत्र में भारी निर्माण कार्य न किए जाएं, विस्फोट वगैरह ना किए जाएं, ताकि नुकसान कम से कम हो और वृक्षों की कटाई ना हो, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया वृक्षों का रहना क्यों आवश्यक है। अब क्या किया जा सकता है? ठीक है, आप सब समझ गए कि सर ठीक है, पता चल गया। अब क्या करें? पहला तो यह है कि किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए, किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय जांच किए जाने की आवश्यकता होनी चाहिए और होती है। तो इसको ठीक से अगर कार्य को किया जाए तभी चीजें बेहतर होंगी। अगला क्या है? जोखिम मूल्यांकन। जैसा मैंने भी आपको पीछे बताया कि रिस्क असेसमेंट बहुत आवश्यक है। अगर आप फला जगह पर इतना चौड़ा सड़क मार्ग बनाएंगे तो उससे कितनी संभावना है कि वह रास्ता ढह जाए या वो पहाड़ ढह जाए। अगला क्या है? विकास और सुरक्षा को संतुलित करना। डेवलपमेंट तो आवश्यक है ताकि आप क्षेत्रों को, राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को मुख्य भूमि से जोड़ सके, लेकिन सिक्योरिटी भी आवश्यक है। वही वाली बात आती है कि पहाड़ी लोगों का अपना इकोसिस्टम है, जो लोग पहाड़ में रहते हैं, मैदानी लोगों से उनका थोड़ा अलग दिनचर्या है, उनकी अलग बिल्ड हो जाती है, तो बहुत सारे ज्योग्राफिकल कारण भी है। उनको पता होता है उनको लाइफ कैसे वहां पर सस्टेन करानी है। अगर आप मैदानी चीजों को वहां से बिल्कुल लिंक करना चाहो, आप सोचो जैसा हम यहाँ कर पाते वैसा ही वहां कर पाए, तो ये संभव नहीं होगा, है ना। तो विकास भी आवश्यक है, लेकिन सुरक्षा को भी हमें बनाए रखना जरूरी है, उसको बैलेंस करना होगा। अगला क्या है? अब जो क्लाइमेट चेंज है उसके प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा। कल को क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट भी हो रहे हैं। हमारे पास दोनों ही गतिविधियां किस तरह से हम मैनेज कर पाएंगे, डेवलपमेंट को, सुरक्षा को, एनवायरमेंट को, उन सभी को साथ में लेकर चलना है। इसलिए आपके सामने एक शब्द आता है, सतत विकास। क्या आता है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो कुछ ऐसी ही बात करता है कि आपके पास जो संभावनाएं, जो रिसोर्सेस हैं, उनको आप अगली पीढ़ी के लिए लेकर के जाएं, क्योंकि आपके पास वो उधार है ना। आपको अपनी पुरखों से विरासत में नहीं मिले, बल्कि आपके पास अपनी अगली पीढ़ी से लिया गया उधार है, तो आप उसको चुका करके जाइए। तो ऐसा डेवलपमेंट कीजिए जिसमें ऐसा ना हो कि कल को पूरा हिमालयी क्षेत्र तबाह हो जाए, या वहां पर इतनी ज्यादा परिस्थितियां जो जितनी आज हमारे पास मौजूद है, जितनी सुविधाएं, उतनी भी ना बचे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। इस तरह से लिख करके आप इस उत्तर को पूरा कर सकते हैं। कुछ प्रश्न देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में। 2013 का एक प्रश्न है, पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में अधिक बार होने वाले भूस्खलन के कारणों पर प्रकाश डालिए। अब आपको एक कारण यहाँ पता चला भूस्खलन क्यों हुआ, क्योंकि टनल बनाई जा रही थी, माइनिंग की जा रही थी, ये कारण हो सकता है। और भूस्खलन के विभिन्न कारणों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। देखिए, लगभग वैसा ही प्रश्न है, 2021 में आया, 2013 में आया। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट के सवाल आएंगे तो बहुत अलग नहीं आएंगे। इस बार आप देखो, बांधों की सुरक्षा पर पूछा गया है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमालयी क्षेत्र जो भी है, सिक्किम आप ले लो, ठीक है। आप इसके अलावा जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख वाला क्षेत्र देख लो। इन सभी क्षेत्रों में आपसे ऐसे सवाल बनेंगे और अक्सर निर्माण कार्यों में ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखती है। अब एक प्रश्न है जो प्रैक्टिस के लिए है, आप किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भारत के हिमालयी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और जोखिमों पर चर्चा करनी है। 150 शब्दों में लिखिए।
और कुछ अपने हिसाब से भी थॉट्स को डेवलप कीजिए। जरूरी नहीं कि जितना मैंने बताया है उतना ही पर्याप्त है या उतना ही लिखा हुआ है या आप उतना ही लिखोगे। आप और एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। तो आप और एग्जाम्पल्स ढूंढिए और प्रश्न की डिमांड के हिसाब से फिर उनको वहां लिख करके इसको पूरा कीजिए। पीछे वाले जो सवाल मैंने आपको दिखाए हैं उन पर भी एक बार अभ्यास जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन को यही विराम देंगे। आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।